हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करता हूँ। हमने इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 9th के सेल्स ऑर्गेनेल्स कंटिन्यू पढ़ा रहे थे। इसमें जो हमारा आज का लेक्चर होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से क्लियरली पढ़िएगा और समझिएगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है हमारी सेल्स का, कौन सा विटल ऑर्गन्स होता है और ये कौन कौन से फंक्शन सेल के अंदर करते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल पढ़ते हैं इस लेक्चर में कि क्या होता है न्यूक्लियस। ठीक, जैसे हमने ऑलरेडी बताया था कि सेल क्या है। सेल हमारे शरीर की जो एक मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसमें हम पढ़ा रहे थे सेल्स ऑर्गेनेल्स। सेल्स ऑर्गेनेल्स मतलब जो सेल यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्म कोशिकांग को हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑर्गेनेल्स। तो उनमें एक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। तो जो हमारा न्यूक्लियस है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 यानी 1831 में किया था। तो ये जो केंद्रक है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कब किया था, 1831 में। ठीक, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है यानी इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो केंद्रक ये गोलाकार यानी ये गोलाकार गोल आकृति होता है। और ये क्या होता है, सबसे पहले जो होता है तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे मिलकर हमारा केंद्रक बनता है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा केंद्रक है ये कैसा होता है, गोल होता है यानी इसका स्ट्रक्चर गोलाकार यानी स्फेरिकल होता है। और ये क्या होता है, जो एक महीन डबल लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की से क्या होता है, ढका होता है यानी कवर्ड होता है। तो इसमें दो लेयर होती हैं। जो फर्स्ट लेयर है इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कितनी होती है, इसका जो थिकनेस यानी जो मोटाई होती है वो 80 से 90 एंगस्ट्रॉम। ठीक, याद रखिएगा इसकी जो मोटाई होती है इस वाली लेयर की, तो ये कितनी होती है, 80 से 90 एंगस्ट्रॉम की मोटी होती है। ठीक, ये याद रखिएगा कितनी होती है, 80 से 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ठीक, ये आउटर लेयर हो गई। और फिर क्या है, इनर लेयर। इसी के अंदर देखिए आप लोग, ये क्या है, फर्स्ट क्या है, आउटर लेयर। और जो इसके ठीक है, तो इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 80 से 90 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर इसके अंदर क्या होती है, दूसरी इनर लेयर, इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ये इनर मेम्ब्रेन, जो ये इनर मेम्ब्रेन ये अंदर वाली होती है। तो इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक, ये देखिए इसमें दोनों के बीच में क्या है, एक स्पेस है। तो इसको कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। इसके बीच में दोनों के स्पेस होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। मीन्स ये क्या होता है, जो हमारा सेल्स होता है उसी के अंदर सिचुएटेड होता है सेंटर में। सेंटर यानी उसके मिडिल भाग मध्य में हमारा क्रोमोसोम सॉरी न्यूक्लियस स्टैंड होता है यानी सिचुएटेड होता है। तो उसी में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, उसके दीवार से पोर होते हैं। पोर का मतलब होता है छिद्र। जो क्या होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भरा होता है। और इसके अंदर जो हमारा
न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। जो हमारा केंद्रक द्रव्य फिल होता है इसी के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। यानी कोई भी हम मटेरियल को कोशिका के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से कोशिका द्रव्य तक आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक। तो इसमें ये हो गया। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके पार्ट कौन कौन है, एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे और आप लोग समझते चलिएगा। तो जो फर्स्ट है केंद्रक के भाग, इसमें सबसे पहले है केंद्रक कला। जो अभी हमने बताया कि इसमें क्या होता है, जो हमारा केंद्रक होता है उसमें दो केंद्रक कला होती है, एक आउटर और एक इनर। यानी एक इसको हम कहेंगे बाह्य केंद्रक कला और इसको कहेंगे अंतः केंद्रक कला। इसकी मोटाई कितनी होती है, 80 से 90 एंगस्ट्रॉम बीच की होती है। और जो इसके जो बीच का स्पेस होता है वो होता है 200 से 400 एंगस्ट्रॉम का स्पेस। यानी इसके जो बीच का भाग होता है खाली स्थान, ठीक, खाली स्थान। एक इसकी भी मोटाई याद रखिएगा, 200 से 400 से बीच की ये क्या होती है, एंगस्ट्रॉम की ये स्पेस होता है, ठीक। और इसके जो पोर होते हैं, ये पोर हमने ऑलरेडी बता दिया, ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसके जो केंद्रक कला है ये कितनी होती है, जो घिरा हुआ होता है, ठीक। और इसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा केंद्रक द्रव्य, ये क्या है, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य वो म्यूकस मटेरियल होता है जो हमारे केंद्रक के अंदर अर्ध तरल भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य। ये देखिए इसमें भरा हुआ है, ठीक, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। उसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है केंद्रिका। केंद्रिका देखिए ये हमारे जो न्यूक्लियस है उसी न्यूक्लियस के अंदर एक गोलाकार एक धागे की बहुत सारी संरचनाएं होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, केंद्रिका। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, केंद्रिका। जो क्या होती है हमारे न्यूक्लियस में एक या एक से अधिक सिचुएटेड होती है, मीन्स एक या एक से अधिक हमारे केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट जो है क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन धागे हमने लिखा है, ये देखिए क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड, ठीक। तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं और ये क्या होती है, एक जाल सा रचना हमारे न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर एक जाल सी संरचनाएं का निर्माण करती हैं और यही क्या होती है, संघनित होकर यानी ये क्या होती है, आपस में मिल करके क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक। ये क्या होती है, जो यही क्रोमैटिन थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर, यही क्या बना देता है, धागे नुमा संरचनाएं एकत्रित करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक। और यही क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे जेनेटिक्स मटेरियल यानी डीएनए या जीन्स को क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं, ठीक। तो यही आपस में संघनित होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम्स का। यहाँ पे क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक, ये सबसे पहले फंक्शन क्या करता है कि हमारी कोशिका के विटल एक्टिविटीज यानी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है यानी उसका नियमन और नियंत्रण करता है, ठीक है। तो जो हमारा केंद्रक है ये कोशिका के सेंटर में पाया जाता है और इसको एक दूसरा नाम ब्रेन ऑफ सेल्स यानी ब्रेन ऑफ सेल्स कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, ठीक। तो ये याद रखिएगा। और जो हमारा ये प्रेजेंटेशन होती है यानी ये जो हमारा केंद्रक होता है कौन कौन सी कोशिकाएं में पाया जाता है, ये हमारे
सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, कभी कभी एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है कि ये जनरली एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। और एक इसका विशेष रीजन ये है कि जो मैमल्स यानी जो हमारे स्तनधारी होते हैं, ठीक, स्तनधारी जीव, आप लोग स्तनधारी जीव जानते ही होंगे। मैमल्स क्या होते हैं, जिनके वे शरीर, जिनके पूरे शरीर पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, या फिर उसके अंदर मैमली ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उसको हम मैमल्स कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं, यानी जिनमें स्तन का निर्माण होता है, पाए जाते हैं। ठीक, तो स्तनियों में एक सेल्स होती है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक, यानी इसको हम कहते हैं आरबीसीएस। तो जो आरबीसीएस होती है, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। कह सकते हैं कि जो हमारी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आपको सीधा सा आंसर देना है कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो होती हैं उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी उसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक, और क्या होता है, जो और कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसका सीधा एक ही आंसर है, जो ऊंट होता है। ठीक है, ऊंट के रेड ब्लड कार्पोसेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें नहीं पाया जाता। तो स्तनधारियों की जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी आरबीसीएस में, और ऊंट की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें आरबीसीएस में हमारे केंद्रक क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। और इनकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक, अब देखिए ये सारा फंक्शन हो गया, इसका प्रेजेंटेशन हो गई, कहाँ पाया जाता है, इसकी आकृति कैसी गोल होती है। ठीक, तब इसका पोर्स जो होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इसमें ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, और देखिए इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, यानी कभी कभी पूछ लिया था कि केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। ठीक, तो ये केंद्रक इसका लाइपोप्रोटीन्स का बना होता है, यानी इसमें प्रोटीन्स होते हैं और डीएनए और आरएनए का मिश्रण होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि इसमें क्या पाया जाता है, जो हमारा केंद्रक होता है इसमें क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए, और क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, तो इसमें डीएनए आरएनए और प्रोटीन होता है। और देखिए क्या होते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक, तो इसका आउटर सरफेस ये किस में प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका कोशिका द्रव्य में। ठीक, याद रखिएगा, इसका जो आउटर है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, क्योंकि ये सेंटर में होगा तो यहाँ पे क्या होगी, कोशिका के अन्य ऑर्गेनेल्स होगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, डीएनए, आरएनए, बहुत सारे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी से अटैच होते हैं, और इसी पे क्या होते हैं, इनमें राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, तो ये राइबोसोम्स का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक, अब हम इसके फंक्शन बताते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कार्य कौन कौन से होते हैं।